नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह सीपीसी लेक्चर सीरीज में अपील के पार्ट नंबर 3 के साथ आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस लेक्चर में दो टॉपिक को एक साथ क्लब किया है, एक सेकंड अपील को और दूसरा अपील टू सुप्रीम कोर्ट को। 1976 के अमेंडमेंट के पहले सेकंड अपील एक तरीके से समय और पैसे की बर्बादी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे ग्राउंड्स उपलब्ध थे, कुछ ऐसे ग्राउंड्स अवेलेबल थे जिसके कारण हर मामले में सेकंड अपील फाइल की जाती थी और यह अपील नहीं हो करके ट्रायल का एक तीसरा मौका मिल जाता था पार्टीज को फिर से ट्रायल चलाने का, जिसको लेकर के शॉ कमेटी की रिपोर्ट आती है। लॉ कमीशन ने अपनी 54th रिपोर्ट में भी सेकंड अपील की एम्बिट को नैरो करने के सजेशंस दिए और इसे एक्सेप्ट किया। 1976 में अमेंड किया गया सेक्शन नंबर 100 सीपीसी को और सेकंड अपील के दायरे को सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तक सीमित कर दिया गया। बात उठेगी कि आखिर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ किसे कहते हैं, इसको भी देखेंगे। फिर एक और अमेंडमेंट आता है 2002 में। यह अमेंडमेंट आता है सेक्शन नंबर 102 में। यह कहता है कि अगर मनी रिलेटेड मैटर्स में मनी डिग्री दी गई है और मनी डिग्री की वैल्यू 25,000 से कम है तो वहां सेकंड अपील अलाउ नहीं की जाएगी। सारा काम करने के पीछे, ये सारे अमेंडमेंट करने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट था बार बार जो ट्रायल की प्रोसीडिंग चल रही थी, एक बार ट्रायल कोर्ट में, फिर दूसरी बार फर्स्ट अपील में, तीसरी बार सेकंड अपील में, इसको खत्म करना था, समय और पैसे की बर्बादी को बचाना था। इसके बाद इसके प्रोसेस की बात करेंगे और फिर आएंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे फाइल की जाती है। ऑर्डर नंबर 45 सेक्शन नंबर 109 सीपीसी, इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 132, 133 और 134A को देखेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में अपील जाने का ग्राउंड क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील ले जाने का ग्राउंड है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। सेकंड अपील में हमने आपको ग्राउंड रखा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने का ग्राउंड होगा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। क्या मतलब है, क्या बदल जाएगा वर्ड जनरल इंपॉर्टेंस के कारण? और दूसरा, हाई कोर्ट की राय में नीड होनी चाहिए, जरूरी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। फिर प्रश्न उठेगा कि आखिर नीड्स को क्या डिफाइन करेंगे, क्या परिभाषा दी जाएगी। इन सारे प्रश्नों के जवाब आज के लेक्चर में आपको मिलेंगे। शुरू करते हैं सेकंड अपील और अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सेकंड अपील बिफोर 1976 अमेंडमेंट, बिफोर 1976 अमेंडमेंट सेकंड अपील इक्वल टू थर्ड टाइम ट्रायल। तीसरे समय का ट्रायल हो जाता था, तीसरा बार मौका मिल जाता था ट्रायल चलाने का, एक तरीके से सेकंड अपील के रूप में। क्यों ऐसा था? क्योंकि उस समय हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है उसके हर डिग्री, हर ऑर्डर के खिलाफ आप सेकंड अपील फाइल कर सकते थे अगर इन तीन में से कोई ग्राउंड अवेलेबल हुआ करता था। कौन कौन से देखिए, फ्रॉम एवरी डिग्री passed by court which is subordinate to high court, second appeal may file on
any of these three grounds. नंबर 1, ग्राउंड्स में आप देखेंगे तो यहां पर यह बात निकल के आएगी कि डिसीजन या तो लॉ के कंट्ररी हो या यूजेस, एक ऐसे यूजेस के खिलाफ अगर दिया गया, यूजेस का मतलब प्रथा से है, कस्टम और या कस्टम एंड यूजेस को जब आप समझेंगे जूरिस्प्रूडेंस में तो वहां चलेगा कि इसको मार्कवी की अगर डिफिनीशन देखें कि और हॉलैंड की डिफिनीशन देखें, ऑस्टिन के डिफिनीशन देखें, एक डिफिनीशन सीरीज दी गई है जहां पर एक बात उठती है कि जब किसी एक एक्टिविटी को बहुत लंबे समय से दोहराया जा रहा हो सोसाइटी के जरिए तो उसे हम एक तरीके से यूजेस, और जब इसको लीगल इफेक्ट मिल जाता है तो हम इसे कस्टम के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कहता है कि अगर डिसीजन कॉन्ट्ररी टू लॉ हो या कॉन्ट्ररी टू यूजेस हो which have the force of law, एक ऐसा यूजेस जिसे लॉ का फोर्स मिल गया हो, अगर उसके कंट्ररी में डिसीजन आ गया है तो आप उसके खिलाफ सेकंड अपील फाइल कर सकते थे 1976 के पहले। पहला ग्राउंड, डिसीजन बीइंग कंट्ररी to law oblique to such uses who have force of law, नंबर 1, और नंबर 2, the said decision failed to determine some material issue of law or uses who have force of law, and number 3, फिर आपको क्लियर कर देते हैं, a substantial error oblique defect in proceeding of CPC or of any law time being in force। अब समझिए, अब जरा इन तीनों ग्राउंड्स को एनालिसिस करते हैं कि क्या, क्यों मैं कह रहा था कि सेकंड अपील एक तरीके से ट्रायल का तीसरा समय मिल जाता था, तीसरा मौका मिल जाता था। देखिए, पहला कहता है कि डिसीजन बीइंग कंट्ररी टू लॉ और टू सच यूजेस हु हैव फोर्स ऑफ लॉ। अगर फर्स्ट अपीलाट कोर्ट का डिसीजन, अगर जो है ट्रायल कोर्ट का डिसीजन उस यूजेस के खिलाफ भी अगर आ गया, किसी यूजेस के खिलाफ है जिसको लॉ का फोर्स मिला हुआ है, तो ऐसे हर डिग्री, हर डिसीजन के खिलाफ आप सेकंड अपील फाइल कर सकते थे। नंबर 2, सेड डिसीजन, जो डिसीजन दिया गया वो मान लीजिए कोई मटेरियल इशू लॉ का फिक्स करने में या यूजेस को फिक्स करने में फेल कर गया, डिटरमाइन नहीं कर पाया। और तीसरा सबसे डेंजरस पॉइंट बन जाता था, सबसे बड़ी एम्बिट मिल जाती थी सेकंड अपील फाइल करने की। क्या है तीसरा ग्राउंड? तीसरा ग्राउंड कहता है सब्सटेंशियल एरर ऑब्लिक डिफेक्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ सीपीसी। सीपीसी में जो प्रोसेस बताया गया, जो प्रोसीडिंग बताई गई, अगर उसमें कोई उसको मानने में, उसको पूरा करने में कोई सब्सटेंशियल इफेक्ट या एरर आ जाता है, डिफेक्ट या एरर आ जाता है, तो आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। यहां तक तो गलीमत। इसके बाद कहता है या तो सीपीसी को, प्रोसीडिंग को फॉलो करने में कोई डिफेक्ट या एरर हो, या किसी भी लॉ को
जो उस समय इनफोर्स हो। अगर उसकी प्रोसीडिंग को मानने में अगर कहीं आपसे कोई चूक हो गई, कोई सब्सटेंशियल एरर या डिफेक्ट नजर आ गया, तो आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब यह होता था कि जितने भी मामले ट्रायल कोर्ट फाइनलाइज करती थी, वहां 100% फिक्स होता था कि सारे मामलों में हारी हुई पार्टी फर्स्ट अपील सेकंड अपील तक जाएगी ही जाएगी। और इसके कारण सीपीसी के सिविल मामले में लगने वाला जो समय था वो बहुत ज्यादा था, जो पैसा एक्सपेंडिचर होता था, जो खर्च होते थे वो भी इनॉर्मस थे, जिसके कारण इन ग्राउंड्स को देखने के बाद, इनकी एम्बिट को चेक करने के बाद ये समझ में आने लगा कि इस प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। और ऐसी ही रिकमेंडेशन शॉ कमेटी ने ली, और ऐसी ही रिकमेंडेशन लॉ कमीशन ने अपनी 54th रिपोर्ट में दी। और इन फर्दरेंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ शॉ कमेटी एज वेल एज फ्रॉम द 54th लॉ कमीशन रिपोर्ट, सेक्शन नंबर 100 has been amended in year 1976। शॉ कमेटी की रिकमेंडेशन और लॉ कमीशन की 54वीं रिपोर्ट, 54th रिपोर्ट के इस रिकमेंडेशन के कारण कि सेकंड अपील के एम्बिट को नैरो किया जाना चाहिए, सीपीसी में 1976 में सेक्शन 100 में अमेंडमेंट किया जाता है, और अमेंडमेंट करके इसके एम्बिट को छोटा किया गया, इसको कन्फाइन किया गया, जिससे समय बचाया जा सके और पैसा बचाया जा सके। क्या होता है 1976 में अमेंडमेंट, इसे देखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लिख लिए हो, तो बता देता हूं। अब अमेंडेड सेक्शन 100 को पॉइंट वाइज आपके सामने रखता चला जाता हूं और आपको समझाता चला जाता हूं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड अपील कहां फाइल करेंगे। पहला प्रश्न तो यही उठेगा कि आखिर सेकंड अपील फाइल कहां करेंगे। तो सेकंड अपील आप फाइल करेंगे हाई कोर्ट में, ओनली इन हाई कोर्ट। सेकंड अपील में फाइल। दूसरी बात उठेगी कि ग्राउंड क्या होगा, किस ग्राउंड पे आप अपील फाइल करेंगे सेकंड अपील। ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ध्यान दीजिएगा, पहले आप अपील फाइल कर सकते थे अगर डिसीजन यूजेस के कॉन्ट्ररी हो, अगर डिसीजन सीपीसी की प्रोसीडिंग को डिटरमाइन करने में, मानने में कोई डिफेक्ट या एरर हो, या किसी भी लॉ की प्रोसीडिंग को फॉलो करने में जो भी उस समय टाइम बीइंग इन फोर्स हुआ करते थे, उसमें अगर कोई डिफेक्ट या एरर आ जाए, या कोई क्वेश्चन लॉ का या यूजेस का फिक्स करने में, डिटरमाइन करने में कोर्ट से मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, फेल कर जाए, तो वहां पे सेकंड अपील हो सकती थी। अब सेकंड अपील के दायरे को सीमित कर दिया गया और कहा गया कि केवल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होगी। पहली बात तो फैक्ट के किसी मैटर पे आप सेकंड अपील खड़ी कर ही नहीं सकते। दूसरा, लॉ के सारे प्रश्नों के ऊपर भी आप सेकंड अपील नहीं फाइल कर पाएंगे। आपको अपने मेमोरेंडम में यह बताना पड़ेगा कि यह क्वेश्चन कैसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस को सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ माना गया और किन किन क्वेश्चंस को सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं माना गया। पहले आते हैं। अब इसके बाद बात उठती है कि क्या सेकंड अपील एक्स पार्टी डिग्री और ऑर्डर के खिलाफ भी फाइल की जा सकती है। तो आंसर अफर्मेटिव है, यस, सेकंड अपील में फाइल अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर। अगेंस्ट एक्स पार्टी
डिग्री के खिलाफ भी होगी। और चौथी बात, आप मेमोरेंडम में क्या बताएंगे? तो मेमोरेंडम में जो पार्टी सेकेंड अपील फाइल करना चाहती है उसे प्रिसाइजली ये स्टेट करना होगा कि आखिर उस मैटर में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे आता है। वो अपने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को उस मेमोरेंडम में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब इसके बाद सेकेंड अपील में जब पार्टीज को सुना जाएगा, पहली बात तो क्या सुना जाएगा? आंसर है सुना जाएगा। उनको किस विषय पे सुना जाएगा? अपीलांट को सुना जाएगा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, और रिस्पोंडेंट को भी यह मौका मिलेगा कि वो ऑब्जेक्ट कर सकें कि इस सेकेंड अपील में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ओरिजिनेट नहीं करता है। During process, appellant may heard only on substantial question of law. Respondent also have chance to object such question, कि वो इस अपील में नहीं बनते, इसको ऑब्जेक्ट करने का भी मौका रिस्पोंडेंट को मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या हाई कोर्ट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को खुद भी फ्रेम कर सकती है? तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को हाई कोर्ट खुद भी फ्रेम कर सकती है। इतनी इंपावर्ड वो है कि अगर जो मेमोरेंडम दिया गया उससे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बना पाए अपीलांट के प्लीडर नहीं क्लियर कर पाए, हाई कोर्ट अगर रिकॉर्ड देखती है और हाई कोर्ट को रिकॉर्ड देख के समझ में आता है कि ये क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो उसे वो भी फ्रेम कर सकते हैं। हाई कोर्ट may also frame substantial question of law। इसके बाद बात उठती है जी, अब बात उठेगी कि क्या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को जनरल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब समझिए, पहली बात तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ काफी बार डिस्कस हुआ। होता क्या? लॉ का कोई ऐसा क्वेश्चन, लॉ का कोई ऐसा प्रश्न जिसके दो इंटरप्रिटेशन निकल के आ रही है और फैसला बदल जाएगा अगर हमने दूसरी इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। आगे इस चीज को डिफाइन करेंगे, लेकिन आप यहां समझ लीजिए कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होने का मतलब ही है कि जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ खड़ा है उस मुकदमे में, उस प्रोसीडिंग में, उसकी दो इंटरप्रिटेशन आ रही है। एक इंटरप्रिटेशन जो उस फर्स्ट अपीलाट कोर्ट ने ली है या ट्रायल कोर्ट ने ली है, दूसरी इंटरप्रिटेशन दूसरी ट्रायल कोर्ट्स ले रही हैं, दूसरे हाई कोर्ट्स ले रहे हैं। और अगर हमने दूसरी प्रोसीडिंग को, दूसरे वाले जो इंटरप्रिटेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फैसला बिल्कुल बदल जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब बात उठेगी कि क्या जनरल इंपॉर्टेंस का है कि नहीं? तो यहां पर जनरल इंपॉर्टेंस का होना जरूरी नहीं है। क्या होता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस? जब किसी लॉ का ऐसा क्वेश्चन किसी केस में खड़ा हो जिससे केवल उस केस की पार्टी ही अफेक्टेड ना हो, कॉमन पीपल भी अफेक्टेड हो, कॉमन सिटीजन, कॉमन जो आपकी पब्लिक है उसके राइट ड्यूटीज भी अफेक्टेड हो रहे हों, तो हम कहते हैं कि वो प्रश्न जो है
वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है। लेकिन सेकंड अपील के लिए ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर लॉ का कोई क्वेश्चन पार्टीज के बीच में अभी भी ओपन है, पार्टीज के बीच में उस लॉ के क्वेश्चन का निपटारा अभी बाकी है, तो इतना ही पर्याप्त है सेकंड अपील को इंटरटेन करने के लिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में आप अपील ले जाने की बात करेंगे तो वहां पर आपको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दिखाना होगा, साथ में उसके जनरल इंपॉर्टेंस को भी दिखाना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को डिसाइड करना किस तरीके से कॉमन सिटीजन, कॉमन जो पब्लिक है, उसके राइट और ड्यूटीज को अफेक्ट करेंगे, उनके लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आपको बताना पड़ेगा मोमेरेंडम में, अपने पिटीशन में। यहां देखते हैं, यहां कहते हैं 7वें पॉइंट में कि इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that such question must of general importance, जनरल इंपॉर्टेंस का हो यह जरूरी नहीं है। अभी तक हमने देखा कि सेकंड अपील कहां फाइल की जाएगी, सेकंड अपील हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी। क्या ग्राउंड होगा, पहले के ग्राउंड सारे खत्म कर दिए 1976 के अमेंडमेंट में, और अब कर दिया केवल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर सेकंड अपील फाइल की जाएगी। अब आते हैं, सेकंड अपील क्या एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ भी फाइल की जा सकेगी? जी हां, जैसे फर्स्ट अपील फाइल की जा सकती है वैसे ही सेकंड अपील एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ फाइल की जाएगी। चौथा, मोमेरेंडम में आप क्या डिस्कस करेंगे? मोमेरेंडम में अपीलांट प्रिसाइजली तरीके से ये बताएंगे कि आखिर उस केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे दिखता है। उनकी सुनवाई भी केवल इसी क्वेश्चन पे की जाएगी। रिस्पोंडेंट को भी ये मौका मिलेगा कि वो ऑब्जेक्ट कर सकें कि इस अपील में, इस सेकंड अपील में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं खड़ा होता। इसके बाद हाई कोर्ट क्या खुद से भी फ्रेम कर सकेगी? जी हां, हाई कोर्ट के पास इतनी कॉम्पिटेंसी है, वो एक तरह से स्टेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निभाते हैं, तो वो फुल फ्लेज एम्पावर्ड है, वो भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम कर सकते हैं। फिर बात उठती है कि क्या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का जनरल इंपॉर्टेंस का होना जरूरी है? तो सेकंड अपील के लिए उसका जनरल इंपॉर्टेंस का होना जरूरी नहीं है। पार्टीज के बीच में अगर वो क्वेश्चन ओपन है, इतना पर्याप्त माना जाएगा सेकंड अपील के हियरिंग के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसके प्रोसीडिंग को चलाने के लिए। आगे देखते हैं इसमें। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप नोट कर लिए हों। अब आते हैं नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इन ईयर 2002, ध्यान से देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये फ्री में भी पूछा जाता है। इन ईयर 2002 अमेंडमेंट होता है सेक्शन 102 में, अमेंडेड होती है सेक्शन 102। अब क्या कहती है? मनी डिग्री लेस देन ₹25,000, नो सेकंड अपील कैन फाइल। ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जाता है कि मनी डिग्री में कितने तक की मनी डिग्री के खिलाफ या कितने से ऊपर की मनी डिग्री होगी तभी सेकंड अपील अलाउ होगी। आंसर है 25,000 से ऊपर की होनी चाहिए। किस अमेंडमेंट से आया है? 2002 में अमेंड किया गया है। किस सेक्शन में ये बात आती है? ये बात आती है सेक्शन नंबर 102 में। नेक्स्ट, सेक्शन 103 को जब हम देखें, सेक्शन नंबर 103 को देखिए, अभी तक मैंने आपके सामने ये बात रखी कि सेकंड अपील केवल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही एक्सेप्ट की जाएगी। अब एक
एक बात को आप समझिए कि अपीलाट, ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी आपके सामने रखी कि जो अपीलाट कोर्ट होती है, चाहे वो फर्स्ट अपील सुन रहे हो या यहां सेकंड अपील सुन रहे हो, अपीलाट कोर्ट होती है सुपीरियर को। सुपीरियर का मतलब उनके राइट्स भी सुपीरियर हैं, तो उनकी जिम्मेवारी भी बड़ी है। तो यहां सेक्शन 103 और ज्यादा मतलब इंपावर्ड कर देती है हाई कोर्ट्स को। वो ये कहती है कि मान लीजिए किसी मुकदमे में, किसी प्रोसीडिंग में कोई फैक्ट का क्वेश्चन रह गया है, कोई फैक्ट का क्वेश्चन उस मुकदमे के एब्सोल्यूट निपटारे के लिए जरूरी है, लेकिन उस फैक्ट के बिंदु पर, उस फैक्ट के इशू पर ट्रायल कोर्ट ने और फर्स्ट अपीलाट कोर्ट ने या तो ध्यान नहीं दिया, बाय मिस्टेक उनसे छूट गया, या उसका डिटर्मिनेशन उन्होंने गलत एंगल पे किया, उन्होंने गलत तरीके से उसको डिटरमाइन कर दिया। तो क्या सेकंड अपील सुनते समय हाई कोर्ट उस क्वेश्चन को, जिसको या तो लोअर ट्रायल कोर्ट ने और फर्स्ट अपीलाट कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया या गलत डिटर्मिनेशन कर दिया, क्या उसको रिव्यू करने का, उसको ठीक करने का, उसको बिल्कुल सही तरीके से निर्णित करने का पावर हाई कोर्ट को होगा या नहीं होगा? सेक्शन 103 कहता है हाई कोर्ट हैव द कैपेसिटी एंड पावर। और यह बात स्पष्ट करती है कि उच्च न्यायालय, यहां पर उच्च न्यायालय की जिम्मेदारी कंपोजिट डिसीजन देने की होगी, कंपोजिट जस्टिस प्रोवाइड करने की होगी। सिर्फ जो प्रश्न उनके सामने आएंगे उस पर आपकी ओपिनियन नहीं चाहिए। योर लॉर्डशिप, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पार्टीज के बीच में बिल्कुल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, और यही कैपेसिटी और पावर आपको सेक्शन नंबर 103 देता है। क्या कहता है 103? कहता है इफ अपील लाइज, if appeal lies before high court and evidence on record is sufficient, then high court can decide any question of fact also which is necessary for disposal of appeal if such question number 1 either not determined by trial court oblique अपीलाट कोर्ट जो फर्स्ट अपील सुनी, और नंबर 2 रॉन्गली डिटरमाइंड। तो वो क्या करेंगे? उस फैक्ट के क्वेश्चन पर भी, उस फैक्ट के क्वेश्चन को भी निपटारा करेंगे। अब बात उठती है कि सेकंड अपील फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? सेकंड अपील फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड होगा 90 डेज का। सेकंड अपील फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड होगा 90 डेज का। लिमिटेशन पीरियड इज इक्वल टू 90 डेज। कहां से गिनेंगे 90 डेज? फर्स्ट अपील के निपटारा करने के दिन से 90 डेज का समय मिलेगा सेकंड अपील फाइल करने के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन
सेक्शन नंबर 100A पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। सेक्शन नंबर 100A इसके 2002 के अमेंडमेंट के पहले तक ये बात थी लेटर पेटेंट अपील को लेकर के। क्या होती थी लेटर पेटेंट अपील? फिर से डिस्कस कर देता हूं आपके लिए कि सिंगल हाई कोर्ट की जो बेंच बैठती थी उसके दिए गए डिसीजन के खिलाफ फिर से अपील फाइल की जाती थी हाई कोर्ट के ही डिवीजन बेंच में। लेकिन अब इस प्रोसेस को बंद कर दिया गया। सेक्शन नंबर 100A कहता है नो सेकंड अपील शैल फाइल अगेंस्ट सिंगल जज बेंच डिग्री ऑब्लिक ऑर्डर। सिंगल जज बेंच जो उस हाई कोर्ट में बैठेंगे उसके डिग्री और ऑर्डर के खिलाफ अब सेकंड अपील फाइल नहीं की जा सकेगी। अब बात उठती है प्रोसीजर क्या होगा? तो प्रोसीजर सेम प्रोसीजर होगा जैसा फर्स्ट अपील का होता है, वही प्रोसेस यहां पर फॉलो किया जाएगा। अब जिस क्वेश्चन को लेकर के सब कुछ चल रहा है, आखिर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की क्या डिफिनीशन होगी? देखिए उसको। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मीन्स when between the parties if the decision turns one way or other on particular view of law। समझिए, लॉ का कोई पॉइंट है जिस पर आपके दो व्यू हैं, व्यू नंबर 1, व्यू नंबर 2। अगर हम पहली वाली इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो यहां पर रिस्पोंडेंट जो नीचे जीते थे वो सही है, लेकिन अगर हम दूसरी वाली ओपिनियन को फॉलो कर लें तो डिसीजन अपीलांट के फेवर में जाता है। मतलब जो लॉ का क्वेश्चन उस केस में है उसकी दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है, दो इंटरप्रिटेशन है, और अगर इंटरप्रिटेशन हमने बदली तो जजमेंट बदल जाएंगे। अगर ऐसा है तो वो क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ माना जाएगा। अदरवाइज भले ही वो लॉ का क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर डिसीजन नहीं बदल रहा है, अगर ओपिनियन बदलने पर भी रिस्पोंडेंट के ही फेवर में जा रही है चीजें, अपीलांट के फेवर में नहीं आती दिख रही हैं, तब यहां पर वो क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन को माना जाएगा? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बता देते हैं। अब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब वो क्वेश्चन जो पार्टीज के बीच में डिसाइड जो किया गया है डिसीजन, वो टर्न कर जाएगा, बदल जाएगा, एक तरफ से दूसरी ओर चला जाएगा। अगर हमने क्या किया, अगर पर्टिकुलर व्यू ऑफ लॉ चेंज कर दिया, इसका मतलब उस लॉ के उस पॉइंट पर एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन है, हमने इंटरप्रिटेशन बदली, तुरंत डिसीजन चेंज कर गया, तो इसलिए उस क्वेश्चन को हम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मानेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Illustrations where questions has finalized as substantial question. नंबर 1 क्या कहते हैं? A question of law, a question of law on which there is conflict
देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुडिशियल ओपिनियन। लॉ का कोई ऐसा क्वेश्चन जिस पर जुडिशियल ओपिनियन में ही कॉन्ट्रावेंशन दिखाई देता है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। कुछ कोर्ट्स एक ओपिनियन के फेवर में दिखाई दे रही हैं, कुछ कोर्ट्स दूसरे जो ओपिनियन, जो दूसरा व्यू है उसके फेवर में दिखाई देती है। नंबर सेकंड, वेयर ओनस ऑफ प्रूफ लाइज ऑन रॉन्ग पार्टी। जहां कोर्ट ने बर्डन ऑफ प्रूफ, अपनी बात को साबित करना, अपनी बात का एविडेंस देना, अपनी बात को साबित करने की जो जिम्मेदारी है वो गलत पार्टी के ऊपर अगर डाल दी है तो वहां भी ये माना जाएगा कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। नंबर थर्ड, वेयर कोर्ट make finding without evidence on record। जहां फाइल पर जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उस पर एविडेंस है नहीं, लेकिन कोर्ट ने मैटर फाइनलाइज कर दिया है ऐसे एविडेंस के ऊपर बेस करके जो रिकॉर्ड पे अवेलेबल है ही नहीं, वहां भी मानेंगे कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। नेक्स्ट, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन irrelevant, inadmissible evidence। जहां irrelevant, inadmissible एविडेंस को कंसिडरेशन में करके डिसीजन और डिग्री दे दी गई है, वो भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मानी जाएगी। या नंबर 5, नॉन कंसिडरेशन, इसी का ठीक उल्टा, नॉन कंसिडरेशन ऑफ रिलेवेंट एडमिसिबल एविडेंस। या तो जो इररिलेवेंट इनएडमिसिबल एविडेंस है उसको कंसिडरेशन कर लिया गया, उसको कंसिडर कर लिया गया, या जिसको कंसिडर करना था उसको कंसिडर नहीं किया गया। एक बार देखें कुछ, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ जिस पर जुडिशियल ओपिनियन जो है, जिस पर जुडिशियल ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, जहां ओनस गलत पार्टी के ऊपर डाल दिया गया, जहां पर कोर्ट जो है कुछ फाइंडिंग बना रही है लेकिन एविडेंस रिकॉर्ड पे अवेलेबल नहीं है, जहां इररिलेवेंट इनएडमिसिबल एविडेंस को उन्होंने कंसिडरेशन ले लिया, उन्होंने ध्यान कर लिया, उसके ऊपर बेस कर गए, या जिन चीजों के ऊपर बेस करना चाहिए था, जो रिलेवेंट थे, एडमिसिबल एविडेंस थे, उसको कंसीडर नहीं किए, तो यहां ये माना जाएगा कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं। अब देखते हैं कहां कहां ये नहीं माना जाएगा कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये अफर्मेटिव हुए, और कहां नहीं माना जाएगा। यहां पर सिर्फ हैज के ऊपर नॉट लगा देता हूं। नंबर 1, कहां नहीं माना जाएगा? जहां किसी पॉइंट पर दो व्यू केवल अवेलेबल है, उन व्यूज को लेकर के जुडिशियल ओपिनियन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दो अलग अलग चीजें व्यू आ रही है लेकिन हमेशा कोर्ट्स ने एक ही व्यू के फेवर में वो जाते रहे हैं, तो वहां पर ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा। नंबर 2, फर्स्ट अपीलाट कोर्ट फाइनलाइज फाइंडिंग ऑफ फैक्ट
फाइंडिंग ऑफ फैक्ट ऑन रिकॉर्ड, जहां फर्स्ट अपीलाट कोर्ट ने अपने फैक्ट की फाइंडिंग को रिकॉर्ड पे ले आए हैं, रिकॉर्ड कागज पत्र देखकर वो ले आए हैं, तो वहां भी ये नहीं माना जाएगा कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। नेक्स्ट, वेयर क्वेश्चन इज resolved or finally settled by either Supreme Court, oblique Federal Court, oblique Privy Council। अब समझिए, जहां किसी भी प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलाइज कर दिया, फेडरल कोर्ट ने फाइनलाइज कर दिया है, प्रिवी काउंसिल ने पहले ही फाइनलाइज कर दिया है, अब वो क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा। इतनी बातें नहीं सेकंड अपील को लेकर के। सेकंड अपील केवल और केवल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर होगा, हाई कोर्ट में होगा, अपीलांट को सुना भी जाएगा, उनका मोमेंडम जो वो फाइल करेंगे उसमें उनको प्रिसाइज तरीके से सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस करना होगा। रिस्पोंडेंट को मौका मिलेगा कि वो ऐसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 90 डेज का लिमिटेशन पीरियड मिलेगा। अगर मोमेंडम से चीजें नहीं निकल के आएंगी तो हाई कोर्ट खुद भी एम्पावर्ड है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम करके प्रोसीडिंग को आगे चलाने के लिए। अब बात उठेगी कि आखिर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते किसे हैं। तो लॉ के बिंदु पर जहां जुडिशियल ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट होगा और डिसीजन बदल जाएगा, अगर हम दूसरी ओपिनियन को फॉलो करें तो उस क्वेश्चन को कहते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब देखते हैं अपील टू सुप्रीम कोर्ट। इसे भी पॉइंट वाइज ही आपके लिए तैयार कर दिया है, आप नोट करते चले जाएं तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल नंबर 132, 133 and the certificate issues in 134A, 132, 133, 134A of Constitution of India deals with civil appeal to Supreme Court। अब आ जाइए, फिर क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स दी गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए, वो चूंकि एपेक्स नॉर्म है उनको फुलफिल करना ही होगा। उनको फुलफिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई भी अपील फाइल की जा सकती है। किसके खिलाफ जाएंगे? एनी जजमेंट ऑर्डर, एनी जजमेंट डिसीजन और फाइनल ऑर्डर पास्ड बाय एनी सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट to the provisions of Constitution of India, an appeal shall lie to Supreme Court from any judgment oblique degree oblique फाइनल ऑर्डर। कौन पास करेगा? फाइनल ऑर्डर इन ए सिविल प्रोसीडिंग if
हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट, क्या हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगी जजमेंट, डिग्री, फाइनल ऑर्डर सिविल मैटर में? यहां पर हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगी, इसे मिटा देता हूं, हाई कोर्ट सर्टिफाई नंबर 1 द केस इन्वॉल्व substantial question of law of general importance, substantial question of law of general importance। क्या इसकी मीनिंग है? मीन्स such question affects people at large in addition to parties of suit, parties of proceeding, ज्यादा बेहतर जी। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सेकेंड अपील में आपने देखा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। जनरल इंपॉर्टेंस कहने का मतलब कि यहां पर सिर्फ पार्टीज ही अफेक्टेड नहीं हो रही हैं, पीपल एट लार्ज के राइट और ड्यूटीज अफेक्ट हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन को हम कहेंगे कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है। एंड नंबर सेकेंड, इन the opinion of high court, in the opinion of high court, the said question needs to be decided by Supreme Court। यहां एक वर्ड है जिसको परिभाषित करना होगा, नीड्स किसे कहते हैं। अब नीड को समझिए, उस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर भारत की जो हाई कोर्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं। कुछ हाई कोर्ट्स एक व्यू को सपोर्ट करती हैं, दूसरी हाई कोर्ट्स दूसरे व्यू को सपोर्ट करती हैं। तो ये जरूरी है कि ऐसे लॉ के क्वेश्चन पर सुप्रीम कोर्ट की राय आए, सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को सेटल करे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट की कही कोई भी बात लॉ ऑफ द लैंड मानी जाएगी। इसलिए ये दो चीजों को हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगी, तभी सुप्रीम कोर्ट में अपील एक्सेप्ट की जाएगी। क्या है? नंबर 1, द केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, एंड नंबर सेकेंड, हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट in the opinion of high court the said question needs to be decided by supreme court। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उस पॉइंट पर क्लेरिफिकेशन आना जरूरी है, जिससे हाई कोर्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनी हुई है, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब आगे आते हैं कि आखिर प्रोसीजर कैसे होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ये ग्राउंड्स हो गए, क्या सर्टिफाई आपको कराना होगा, हाई कोर्ट क्या सर्टिफाई करेगी। अब आते हैं कि प्रोसीजर क्या है। नंबर 1, आप एप्लीकेशन कहां देंगे? अपीलांट जो कि फाइल करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में अपील, वो अप्लाई कहां करेगा, अपनी पिटीशन कहां फाइल करेगा? पिटीशन उसी हाई कोर्ट में देनी होगी जिसके जजमेंट, जिसकी डिग्री, जिसके फाइनल ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करना चाहते हैं। पिटीशन कहां फाइल करनी होगी? तो कहते हैं पिटीशन मस्ट बी फाइल्ड बिफोर सच हाई कोर्ट whose order is to be challenged।
उसको चैलेंज करना है। ऐसी पिटीशन को निपटाने के लिए कितने दिन का वक्त मिलेगा? यहां देख लीजिए, सच पिटीशन शुड बी फाइनलाइज within 60 days from date of filing। चलिए साहब, 60 डेज का समय हो गया। पिटीशन में क्या डिस्कस किया जाएगा? ग्राउंड ऑफ अपील प्लस प्रेयर। क्या? प्रेयर फॉर सर्टिफिकेट कि आप सर्टिफाई करिए। क्या सर्टिफाई करने के लिए? वही दो चीजें कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है इस मामले में, और नीड है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी बात क्लियर करे। फिर आगे आते हैं, नंबर 4 कहता है अकॉर्डिंग रूल 7, 9, 10 ऑर्डर है ऑर्डर 45। ऑर्डर 45 क्या कहता है? ऑर्डर 45 का कहना है रूल 7, 9, 10 व्हेन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड। सर्टिफिकेट जहां ग्रांट कर दिया हाई कोर्ट ने, अब क्या होगा? अपीलांट को सिक्योरिटी देनी होगी। अपीलांट इज बाउंड टू अपीलांट इज बाउंड टू सबमिट द सिक्योरिटी। किसकी सिक्योरिटी देनी होगी? रिस्पॉन्ड। देखिए, आप जा रहे हैं अपील में, इसका मतलब है कि नीचे रिस्पॉन्डेंट जीता हुआ है, तो रिस्पॉन्डेंट को जितने अमाउंट के लिए वो जीता हुआ है उतने अमाउंट के लिए आपको सिक्योरिटी देनी होगी। साथ ही में इस अपील को प्रिंटिंग में, इसके इंडेक्सिंग में, इसके टाइपिंग में जो खर्च आएंगे, जो एक्सपेंसेस आएंगे, इसके लिए भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी। ऐसा रूल 7, 9, 10 का कहना है। अगर आप ये सिक्योरिटी नहीं देते तो क्या होगा? ये अपील का प्रोसेस रोक दिया जाएगा, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फर्दर ऑर्डर नहीं आएगा इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगी। तो रूल 7, 9 और 10 का कहना है कि जब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगी तो अपीलांट को सिक्योरिटी सबमिट करनी होगी। जब सिक्योरिटी वो सबमिट कर देंगे तभी इस प्रोसीडिंग को आगे चलाया जाएगा। अगर वो डिनाई कर देते हैं, निगलेक्ट करते हैं सिक्योरिटी जमा करने में, तो ये प्रोसेस यहीं रुक जाएगा, और फिर फर्दर जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं आते इसमें आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। अब आते हैं रूल नंबर 8 में। रूल 8 क्या कहता है? रूल 8 कहता है जब आपने पैसे सिक्योरिटी जमा कर दी तो नोटिस दी जाएगी रिस्पोंडेंट को, और फाइल और पेपर किसको भेज दिए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट को भेज दिए जाएंगे। रूल 8 कहता है कि वहां सर्टिफिकेट ग्रांट हो गई, अपीलांट ने सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर दिया तो फिर नोटिस देंगे रिस्पोंडेंट को, हाई कोर्ट देगी, और फाइल और पेपर सुप्रीम कोर्ट को भेज दिए जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपीलांट के फेवर में ऑर्डर डिग्री दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो है वो अपीलांट के फेवर में दे दिया, अब उसका एग्जीक्यूशन कैसे कराएंगे? तो एग्जीक्यूशन कराने के लिए रूल नंबर 15 और 16 देखिए। 15 और 16 रूल ऑर्डर नंबर 45 का एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। अब इसे जरा समझ लीजिए। एग्जीक्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। अब समझिए, ए और बी का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई। ये हैं अपीलांट और ये हैं रिस्पोंडेंट। समझिए, ये आए थे गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सर्टिफाई किया था और मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट में अपीलांट वॉन कर जाते हैं। अब क्या होगा, अब अपीलांट जाना चाहेंगे एग्जीक्यूशन कराने के लिए। कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो एग्जीक्यूट करेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है और एग्जीक्यूशन का फंडा है कि एग्जीक्यूशन हमेशा लोवेस्ट कोर्ट की ओर जाएंगे। तब यहां कहां जाएंगे? एप्लीकेशन देनी होगी, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन हाई कोर्ट को देंगे। कौन सी हाई कोर्ट? गुवाहाटी हाई कोर्ट को देंगे यहां, जिसके ऑर्डर डिसीजन, जिसके सर्टिफिकेट के ऊपर बेस करके आप गए थे सुप्रीम कोर्ट में। अब वो कोर्ट क्या करेगी? सच हाई कोर्ट आइदर सेंड इट टू ट्रायल कोर्ट और अदर कोर्ट एज डायरेक्टेड बाई सुप्रीम कोर्ट। अब समझिए, आपको एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में अपील देने के पहले सर्टिफिकेट के लिए भी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आपके फेवर में आ गया, अब उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए फिर से आपको उसी हाई कोर्ट में आना है। आपको वहां एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, साथ में सर्टिफाई कॉपी आप लगाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा। ये लगाने के बाद अब हाई कोर्ट क्या करेगी? उस ऑर्डर को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रायल कोर्ट को भेज देगी या ऐसे कोर्ट को भेजेगी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टेड किया हुआ है। वो कोर्ट कैसे काम करेगी? वो कोर्ट चाहे ट्रायल कोर्ट हो या अदर कोई कोर्ट हो, अदर कॉम्पिटेंट कोर्ट हो, दे विल एग्जीक्यूट द मैटर, दे विल एग्जीक्यूट द ऑर्डर एज दे प्रोवाइड द ऑर्डर। ये मानते हुए कि वो ऑर्डर उन्होंने इशू किया है, जैसे वो अपने ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कराते हैं, वही सारा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने में इस्तेमाल किया जाएगा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा या उस कोर्ट के द्वारा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई। इतनी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट अपील को लेकर के। तो सीपीसी लेक्चर सीरीज में अपील का ये लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करता है सेकंड अपील को और अपील टू द सुप्रीम कोर्ट को। उम्मीद करता हूं अपनी बात आप तक पहुंचाने में मेरा प्रयास सफल रहा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, इसे लाइक करें। इस परिवार को जितना तेजी से विस्तारित कर सकते हैं उतना तेजी से इसे विस्तार दीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। सीपीसी लेक्चर सीरीज में अगला टॉपिक जो आपके सामने लेकर आऊंगा वो होगा कैविएट और रिस्टिट्यूशन होता क्या है, कैसे फाइल किया जाता है और इसका फायदा क्या होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।